साथियों, पिछले वर्ष एमपीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में 2.25 लाख बच्चे शामिल हुए थे और उनमें से 5,600 के आसपास बच्चों को मुख्य परीक्षा देने का अवसर मिला था। मतलब बहुत कम प्रतिशत हो जाता है जिनको प्रारंभिक से मुख्य परीक्षा में जाने का लाभ मिलता है। और जब वो इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो केवल जितनी रिक्तियां होती हैं उनसे 3 गुना बच्चों को ही इंटरव्यू देने का मौका मिलता है। मतलब हर साल 1200-1500 बच्चे ही इंटरव्यू देते हैं। तो आप 2.25 लाख से और 1200-1500 का तुलना कीजिए तो 1% से भी कम सफलता का रेशियो। लेकिन मैं आपसे यह कहना चाहूंगा मित्रों कि मैं जिनको जानता हूं, जिन्होंने अच्छे से तैयारी की, जिनका आत्मविश्वास अच्छा था, जिनको लगता था कि वो सिलेक्ट हो जाएंगे, वो जरूर सिलेक्ट हुए हैं। मैं सिलेक्ट होने वाले ज्यादा बच्चों को जानता हूं और असफल होने वाले बहुत कम लोगों को जानता हूं। एग्जामिनेशन को क्रॉस करने के लिए आपको क्या पढ़ना है, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है कि आपको क्या नहीं पढ़ना। चीज है, आपको मध्य प्रदेश पर फोकस करना है। सीसेट पर भी अगले 15-20 दिन तक ध्यान देंगे, जिससे कि ऐसा ना हो कि आप क्वालिफाई ही नहीं करता। 3 राउंड उस प्रश्न पत्र को सॉल्व करने के लिए दिमाग से यह भ्रम निकाल दें कि आप पिछली बार प्रारंभिक परीक्षा में बड़ी आसानी से पास हो गए थे तो इस बार भी हो जाएंगे। ये कोई जरूरी नहीं। आप किसी भी पब्लिकेशन के क्वेश्चन बैंक को लें तो आपका प्रयास ये होना चाहिए कि वो ऑथेंटिक हो। साथियों नमस्कार, मैं ब्रह्मेंद्र गुप्ता, लेखक, मोटिवेशनल कोच, करियर गाइड करने वाला और आपका दोस्त। साथियों, जिस परीक्षा की चर्चा आज हम करने जा रहे हैं उस परीक्षा को मैंने सन 1996 बैच में पास किया था और तब से लेकर आज तक मुझे 25 वर्ष का समय हो चुका है। मैं वर्तमान में उपायुक्त विकास के पद पर जिला पंचायत शिवपुरी में कार्यरत हूँ। साथियों, मुझे लगा कि एमपीपीएससी का एग्जाम अगले 15-20 दिन बाद होने वाला है और क्यों ना मैं भी कुछ योगदान इसमें कर सकूं, इसके लिए मैंने ये वीडियो प्रिपेयर किया है। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आपकी तैयारी अब तक पूरी हो चुकी होगी और आप अब अपनी तैयारी को समराइज कर रहे होंगे। यदि संभव हो तो आप एक राउंड सारे विषयों का ले सकते हैं। लेकिन यहां मेरा सुझाव है कि सबसे पहली बात, आप जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि जो एग्जाम का पैटर्न है उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न आने हैं। हर जो 2 पेपर आपके होना है, एक तो सीसेट का होना है और एक जनरल नॉलेज का होना है, और दोनों ही में 100 प्रश्न आने हैं और उनकी जो टाइम अवधि है वो 2-2 घंटे की है। तो मैं यहाँ चाहूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें। लेकिन जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो ये मेरी बात ध्यान रखना कि आप जिन प्रश्न पत्रों को हल करने का प्रयास कर रहे हैं, जिन भी संस्थानों से आपको वो क्वेश्चन बैंक मिले या जिन पब्लिकेशंस ने आपको उपलब्ध कराए हैं, उनकी ऑथेंटिसिटी जरूर चेक कीजिएगा। क्योंकि एक गलत प्रश्न जब आपके दिमाग में जाता है तो उससे आपकी कॉन्सेप्ट की स्थिति बिगड़ती है। उदाहरण के लिए मान लो कि आपने ये पढ़ा कि रीवा में सफेद सेब पाए जाते हैं, तब तो सही है। और यदि किसी ने टंकण त्रुटि मतलब टाइपिंग एरर के कारण से उसको ग्वालियर में दिखा दिया तो आपका कॉन्सेप्ट खराब हो जाएगा। इसलिए जब भी आप किसी भी पब्लिकेशन के क्वेश्चन बैंक को लें तो आपका प्रयास ये होना चाहिए कि वो ऑथेंटिक हो। जो सफल लड़के हुए हैं उन्होंने यदि सुझाया है तो वो ठीक है। साथियों, मैं बात करूंगा प्रारंभिक परीक्षा की उपयोगिता की। सबसे पहली बात, अपने दिमाग से यह भ्रम निकाल दें कि आप पिछली बार प्रारंभिक परीक्षा में बड़ी आसानी से पास हो गए थे तो इस बार भी हो जाएंगे। ये कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि हर साल परीक्षा का पैटर्न अलग होता है, तरीका अलग होता है। तो गंभीरता को समझिए। मैं यहां पर आपको चेतावनी देना चाहूंगा कि वर्ष 2023 में यूपीएससी में श्री आदित्य श्रीवास्तव जी ने टॉप किया है। लेकिन आपको क्या पता है कि जब उन्होंने आईआईटी कानपुर से अपनी डिग्री प्राप्त करी और उसके बाद गोल्डमैन सैक्स जैसी प्रतिष्ठित कंपनी में लगभग 1.5 साल नौकरी की
और लाखों रुपए का पैकेज छोड़ करके जब उन्होंने सोचा कि उन्हें सिविल सेवा की तैयारी करना है और जब पहली बार उन्होंने प्रारंभिक परीक्षा दी तो प्रारंभिक परीक्षा में फेल हो गए थे। ये कहानी हजारों लोगों की है कि पता चला कि वो पहली बार प्रारंभिक परीक्षा में पास हो गए और दूसरी बार में फेल हो गए। तो प्रारंभिक परीक्षा सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा इस सेंस में है कि इस परीक्षा में फेल होने का मतलब है आपका एक साल बेकार हो गया। और दूसरी बात है आपके घर वाले, आपके रिश्तेदार, आपके साथियों में एक क्वेश्चन मार्क बड़ा सा लग जाता है कि आप शायद गंभीर नहीं है, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी इससे डाउन होगा। तो मैं चाहूंगा कि आप इस बार जरूर से अच्छी गंभीरतापूर्वक तैयारी करें और प्रारंभिक परीक्षा पास करें। अब दूसरी बात पर आते हैं। जैसा कि परीक्षा का पैटर्न है, जो सभी बच्चे तैयारी करते हैं उन्हीं किताबों से आपने तैयारी की होगी। एक आधारभूत पुस्तक, एक विशेषांक और ल्यूसेंट। उदाहरण के लिए यदि आपको पॉलिटिकल साइंस, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है तो सभी लोग लक्ष्मीकांत को प्रेफर करते हैं। मैं भी कह रहा हूं कि आप लक्ष्मीकांत को पढ़िए और इसके अलावा कोई भी एक परीक्षा का विशेषांक, चाहे वो प्रतियोगिता दर्पण हो, क्रॉनिकल हो या जो आपको अच्छा लगे उसको पढ़िए। इसके अलावा ल्यूसेंट, क्योंकि ल्यूसेंट में वन लाइनर और शॉर्ट क्वेश्चंस बड़े अच्छे ज्यों के त्यों आपको एग्जाम्स में देखने को मिल जाते हैं। अब यहां पर मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि आप अपनी किताबें बदलिए या अपने तैयारी का प्रारूप बदलिए, क्योंकि अब वो समय निकल गया है। इसके लिए जब प्रारंभिक परीक्षा खत्म हो जाएगी उसके बाद मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, तो आप देख लीजिएगा। लेकिन यहां पर तो बात यह है कि आप तैयार हैं, तो मैं उसको धार कैसे दूं, कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो आप ना करें और किस तरह से आप कम से कम 80% सवाल सॉल्व करने की स्थिति में रहें। साथियों, मैंने देखा है कि हम उन 20% प्रश्नों के पीछे पड़े रहते हैं जो कठिन है और आपको चौंकाएंगे। हर बार अलग तरीके से आएंगे, कई बार प्राचीन भारत से आ जाएंगे, तो कई बार खेल से आ जाएंगे, तो कई बार कॉन्स्टिट्यूशन से आ जाएंगे। तो आपको उन 20% प्रश्नों के चक्कर में नहीं पड़ना है, वो हर बार ऐसे ही आएंगे। कोई भी पेपर सेटर होता है उसका प्रयास रहता है कि 60% तक ज्यादातर बच्चे पहुंच जाएं, 80% तक वो बच्चे पहुंचे जो पढ़ाई में गंभीर हैं और 80% से ऊपर केवल वही बच्चे पहुंचे जो बहुत ज्यादा गंभीर थे, जिन्होंने कॉन्सेप्ट समझे थे, जिन्होंने बहुत ही हद तक प्रयास किए थे। तो मैं यहां पर आपको सुझाव दूंगा कि यदि आपके सरल प्रश्न गलत नहीं होते हैं, यदि आप असावधानी नहीं बरतते हैं और पूरे फोकस के साथ अपना पेपर सॉल्व करते हैं, तो आप 80% तक पहुंच जाएंगे। इसके बाद आपको एलिमिनेशन की प्रक्रिया से बाकी के जो 20 प्रश्न सॉल्व करने का प्रयास करना है। साथियों, जब भी हम किताब पढ़ते हैं, आपकी किताब में से ज्यों के त्यों प्रश्न आने वाले नहीं हैं। चाहे राज्य लोक सेवा आयोग हो, चाहे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हो, प्रश्न पत्र किसी पेपर में से उठा करके या किसी किताब में से उठा करके ज्यों के त्यों नहीं रखे होते हैं। आपको कॉन्सेप्ट के आधार पर अपनी अप्रोच बनाना होती है। तो एलिमिनेशन प्रोसेस का मतलब है कि 4 में से आप नेगेशन करते जाएं कि ये वाला डी नहीं हो सकता, सी नहीं हो सकता। अब आप पहुंच गए कि ए और बी में से कोई है, तो फिर आप अपने दिमाग को फोकस कीजिए, आपने जो पढ़ा हुआ है उसको ध्यान कीजिए, फिर आप बहुत आसानी से ठंडे दिमाग से यदि पेपर को सॉल्व करेंगे तो आप एक सही उत्तर को चुन लेंगे। तो एलिमिनेशन प्रोसेस का उपयोग आपको पूरे प्रश्न पत्र के दौरान गंभीर प्रश्नों में करना है। यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपका पेपर हो सकता है आपको लेंथी लगे, तो आप जब पहला राउंड करें तो सरसरी निगाह से जो प्रश्न आपको सरल लग रहे हैं, जो टिक एक चांस में हो रहे हैं, जो पढ़े हुए से लग रहे हैं, उनको आप करते हुए चले जाएं, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं। फिर उसके बाद जब दूसरा राउंड लें तो आप थोड़े ऐसे प्रश्नों को करें जो थोड़ा आप पढ़े हुए से लग रहे हैं और एलिमिनेशन करके उस तक पहुंच जाएंगे। और तीसरे राउंड का जो समय है वो आप बचा करके रखें, कम से कम 20-25 मिनट, जिसमें बहुत कुछ सोचने लायक प्रश्न है, आपको बिल्कुल आंख बंद करके बैठ करके विचार करने लायक प्रश्न है, तो आप निश्चित तौर पर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन को क्रॉस कर जाएंगे।
तो आपको कम से कम 3 राउंड उस प्रश्न पर कम से कम 3 राउंड उस प्रश्न पत्र को सॉल्व करने के लिए रखना है। आपको अपने प्रश्न तेजी से और सावधानी से करना है। इसके लिए ही आप मॉक टेस्ट दीजिए। किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाकर के आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं और उससे आपकी स्पीड बनेगी और एग्जामिनेशन का जो एनवायरनमेंट है उसमें आप ढल पाएंगे। यहां एक चीज और बताना चाहूंगा कि हम लोग जनरल नॉलेज का पेपर पढ़ते रहते हैं लेकिन सीसेट पर ध्यान नहीं देते हैं। खास करके जो गणित के विद्यार्थी हैं, जो साइंस के विद्यार्थी हैं, उनके लिए सीसेट का पैटर्न सरल पड़ता है और जो आर्ट्स के विद्यार्थी हैं उनके लिए सीसेट थोड़ा कठिन है। तो आप सीसेट पर भी अगले 15-20 दिन तक ध्यान देंगे, जिससे कि ऐसा ना हो कि आप क्वालिफाई ही नहीं कर पाओ। जनरल नॉलेज में आपके भले ही कितने ही नंबर आ जाए, यदि सीसेट में आप क्वालिफाई नहीं कर पाए तो आपकी प्रिपरेशन जीरो हो जाएगी, कोई फायदा नहीं होगा, रिजल्ट जीरो हो जाएगा। आप पिछले 10-15 वर्ष के क्वेश्चंस सॉल्व कीजिए, उससे आपको यह अंदाजा लगेगा कि किस तरह के प्रश्न आते हैं और उसी हिसाब से आप अपनी तैयारी पर फोकस कर पाएंगे। आपने जो शॉर्ट नोट्स बनाए थे वो इस समय बहुत काम के। अब बात हम करते हैं कि आपकी जो तैयारी है उसको जब आप समराइज कर रहे हैं तो किस प्रकार से करें। साथियों, आप यदि पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों का अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे कि लगभग आधा प्रश्न पत्र 40 से 50% प्रश्न मध्य प्रदेश से आ रहे हैं। और मध्य प्रदेश से आने का मतलब है मध्य प्रदेश का भूगोल, मध्य प्रदेश की जनसंख्या, मध्य प्रदेश का इतिहास, मध्य प्रदेश के खेलकूद में जो अच्छे खिलाड़ी रहे हैं, जिन्होंने नाम कमाया है, तो मध्य प्रदेश मुख्य धारा में है। और भूगोल हो, इतिहास हो, राजनीति हो, अर्थशास्त्र हो, सब मध्य प्रदेश के लोगों को ही प्रतिबिंबित करते हुए प्रश्न आपको दिख रहे हैं। तो और फिर से मैं याद दिलाऊं कि जब मध्य प्रदेश की आप तैयारी कर रहे हो तो ऑथेंटिसिटी को ध्यान रखें। ऐसे पब्लिकेशंस की ही किताबें पढ़ें जिनके उत्तर सही हैं, और यदि आपको लगे कि कुछ उत्तर आपको गलत लग रहे हैं, जानकारी यदि मिसमैच हो रही है, तो आप मध्य प्रदेश शासन की जो वेबसाइट है उस पर जाकर के कंफर्म कर लें, जिससे कि गलती ना हो। क्योंकि इसके बाद भी 3-4 प्रश्न ऐसे आने वाले हैं जो डूबियस होंगे, जिनके एक से ज्यादा सही उत्तर होंगे या फिर गलत उत्तर होंगे, सारे के सारे 4 के 4। तो ऐसी स्थिति में फंसने से आप बच जाएंगे। ऑथेंटिसिटी पर जरूर ध्यान रखें। ऐसा नहीं है कि गए आप बाजार में कोई सा भी कचरा उठा करके ले आए और उससे आपने तैयारी कर ली, तो पता चला कि आपने मेहनत भी की, आपने समय लगाया और आप फेल भी हो गए। तो ऑथेंटिसिटी नंबर 1 चीज है। मुझे जहां तक अंदाजा है अपने 25 साल के अनुभव का, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि 15-20 दिन पहले प्रश्न पत्र तैयार हो जाता है। इसका मतलब है अब आज के बाद आपको करंट अफेयर्स जो आगे के हैं उनको पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन पिछले 1 साल की करंट अफेयर्स आपके लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। और खास करके जब करंट अफेयर्स की बात हम करते हैं तो मान लो उदाहरण के लिए इस वर्ष भारत में लोकसभा चुनाव हुए हैं, विधानसभा चुनाव हुए हैं, कई लोगों ने दल बदल किया है, विधायकों ने। तो इस कारण से कुछ विषय महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अब आपको इसकी जड़ें पीछे जाकर के देखना पड़ेगी कि भारत में पहला लोकसभा चुनाव कब हुआ था, भारत में पहला विधानसभा चुनाव कब हुआ था, भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन कहां से शुरुआत हुई है, किन किन देशों से इसमें चीजें इकट्ठी की गई हैं। तो आप करंट अफेयर्स को जो पुराना जो उसका इतिहास है उससे जोड़ करके पढ़ेंगे तो आपको सबसे ज्यादा लाभ मिलने वाला है। साथियों, आज जो घटना घट रही है उसकी जड़ें पूर्व में है, आज से 20 साल 25 साल पहले, जिसको हम स्टैटिक नॉलेज कहते हैं, उसमें उसकी जड़ें हैं। तो हमें कोई भी विषय को पढ़ना है तो उसको वहां से उठाना है, तब हम आज की स्थिति में आएंगे। आप कोई भी एक ही पत्रिका को फोकस कीजिए। कारण क्या होता है कि हर पत्रिका का एक तरीका होता है और वो सारे विषयों को हर साल रिपीट करते हैं। यदि आपने मान लो इस महीने प्रतियोगिता दर्पण ले ली, अगले महीने कॉम्पिटिशन सक्सेस रिव्यू ले लिया, उसके अगले महीने आपने क्रॉनिकल ले ली, तो फिर आप उन चीजों से चूक जाएंगे, कई चीजें तो रिपीट हो जाएंगी
और कई चीजें ऐसी होंगी कि जो आपके नॉलेज में ही नहीं आएंगी। तो इस साल जहां जहां चुनाव हुए हैं, चाहे दुनिया में, अभी जैसे आज ही मैं पढ़ रहा था कि मैक्सिको में राष्ट्रपति बनी है, 200 साल के बाद पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, और वो भी एक ऐसी पर्सनालिटी जिनको नोबेल पीस प्राइज जो मिला था उस टीम की वो पार्ट रही हैं। तो आपको जहां जहां राष्ट्राध्यक्ष बदले हैं, जहां जहां प्रधानमंत्री बदले हैं, वो सब चीजों को नॉलेज लेना है। आपको जो बड़ी खेल प्रतियोगिताएं हुई हैं, चाहे वो ग्रैंड स्लैम है, चाहे ओलंपिक होने वाला है 2 महीने के बाद, या फिर क्रिकेट का वर्ल्ड कप हुआ था भारत में और इसके बाद अभी अमेरिका और वेस्ट इंडीज में T20 वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जितनी भी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं, महत्वपूर्ण का मतलब है क्रिकेट का वर्ल्ड कप है, क्रिकेट की और अच्छी एशिया कप है, इन चीजों को फोकस करो। ऐसा नहीं है क्रिकेट की आप हर ट्रॉफी को फोकस करें। ऐसे ही जब किताबों की बात आए तो जो महत्वपूर्ण लोग हैं, जिनके नाम हैं, उन्होंने जो किताबें लिखी है वो ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है गहरे गहरे नथु गहरे ने कुछ भी लिख दिया और आप उसको याद करके अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। मित्रों, मैं ये बताना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग हो या यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हो, आपको क्या पढ़ना है, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है कि आपको क्या नहीं पढ़ना है। मैंने देखा है अपने समय में कि कुछ लोग बाबर के लिए तुझके बाबरी पढ़ रहे हैं, आईने अकबरी पढ़ रहे हैं अकबर के लिए, तो उनका कभी सिलेक्शन होता नहीं है। आपको नॉलेज लेना है और जितनी नॉलेज जरूरी है उतनी ही लेना है। आप यहां पर विशेषज्ञ बनने के लिए नहीं पढ़ रहे हो, आप एग्जामिनेशन को क्रॉस करने के लिए पढ़ रहे हो। तो हमेशा अपने मन में ध्यान रखें कि परीक्षा का जो पैटर्न है, परीक्षा में जो प्रश्न इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, उन्हीं पर फोकस करें। आप नोबेल प्राइज को याद करें, आप पुलित्जर प्राइज को याद करें, आप भारत की सिनेमा के जो नेशनल अवार्ड्स दिए जाते हैं उनको याद करें, आप ऑस्कर अवार्ड्स को याद करें, मतलब बहुत महत्वपूर्ण अवार्ड्स को याद करें। जैसे मध्य प्रदेश शासन लता मंगेशकर पुरस्कार देती है, कालिदास सम्मान देती है, तो जो बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं उनको याद करें। साथियों, कोई भी चीज कम महत्वपूर्ण होती है, या तो उस पुरस्कार को प्राप्त करने वाला व्यक्ति महत्वपूर्ण हो तो वो पुरस्कार अपने आप महत्वपूर्ण हो जाता है। मान लो माननीय नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी को कोई पुरस्कार मिले तो वो अपने आप महत्वपूर्ण हो जाता है, या फिर वो पुरस्कार महत्वपूर्ण हो और वो जिस व्यक्ति को दिया जाता है तो वो महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आपको अपने मन से ये विचार करना है कि क्या जो पुरस्कार आप याद कर रहे हैं, जिन खिलाड़ियों के बारे में याद कर रहे हैं, जो किताबें आप याद कर रहे हैं, जो घटनाएं आप याद कर रहे हैं, उनका राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय या राज्य स्तर पर महत्व है या नहीं है। मध्य प्रदेश के कई खिलाड़ी ओलंपियन रहे हैं, आपको उनके बारे में सोचना है, उनके बारे में पढ़ना है। मैं यहाँ पर आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि मेरे प्रतियोगिता परीक्षाओं के ऊपर बहुत सारे वीडियोज हैं, मैं उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उनको आप खोल करके देख सकते हैं। साथियों, ये अगले 15-20 दिन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सोशल मीडिया से दूरी बना लीजिए, दोस्तों से दूरी बना लीजिए, रिश्तेदारी से दूरी बना लीजिए। कहीं शादी ब्याह निमंत्रण में जाना है तो बिल्कुल मत जाइए, क्योंकि जब आप फेल हो जाओगे तो वे ही ये बात कहेंगे कि हमने तो कहा था कि ये लड़का फेल हो जाएगा, इसको काहे को पीएससी की तैयारी करा रहे हो, ये योग्य नहीं है। तो वे ही लोग आप पर प्रश्न उठाने वाले हैं जो आपको निमंत्रित कर रहे हैं, जो आपका समय खराब कर रहे हैं। तो हर तरह की सामाजिक गतिविधि से आप अपने आप को अलग कर लीजिए, अपना आत्मविश्वास बनाकर रखिएगा, क्योंकि बीच बीच में कई ऐसे सत्र आएंगे जब आपको लगेगा कि मेरी तैयारी नहीं है। मैं आपको याद दिला रहा हूं कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं तो आपने जो 1 साल में पढ़ा, 2 साल में पढ़ा, 3 साल में पढ़ा, सब कुछ याद आ जाता है। केवल वहां पर क्योंकि पिन ड्रॉप साइलेंस होती है और आपका एक सूत्र रहता है कि मुझे ये प्रश्न कहाँ पढ़ा था, याद आ जाए, और वो याद आ जाता है। तो अपने आप पर आत्मविश्वास रखें, और जो भी कमियां रह गई हैं 15-20 दिन पर्याप्त होते हैं। दिन के 10-12 घंटे पढ़ करके आप अपना पूरा रिवीजन कर सकते हैं। आपके जो अच्छे मित्र हैं उनसे बात कर लीजिए। कहीं आपको लग रहा है कि कोई चैप्टर कमजोर हो रहा है, क्योंकि कोई भी टॉपिक आपको छोड़ के नहीं जाना है। यदि आपको लगता है कि कोई भी टॉपिक आपसे छूट रहा है तो आप टीचर्स के पास जाकर के पूछने का समय तो है नहीं, आप तुरंत YouTube खोलिए और उसमें उस विषय से संबंधित
तमाम सारी जानकारी अवेलेबल है, वहां से आप ले लीजिएगा और आप उसका बड़े अच्छे से उपयोग कर सकते हैं। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। मेरी किताब आपको 20 जून के आसपास अवेलेबल हो जाएगी। मैं उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। शून्य से शिखर की ओर सेकंड हाफ। तो आपके जीवन में भी सेकंड हाफ बहुत अच्छा रहे। आपने पहले हाफ में भले ही कुछ गलतियां कर ली हों, लेकिन आपका जो सेकंड हाफ है, मतलब आपकी जो पीएससी एग्जाम की तैयारी है, वो बड़ी अच्छी रहे और आप सफल हों। मैं ऐसे 200 से ज्यादा बच्चों को जानता हूं कि जो किताबें आप पढ़ रहे हैं वही किताबें उनने पढ़ी हैं। सभी साथियों की परीक्षा का जो तैयारी का लेवल होता है वो एक सा ही होता है। बस कुछ लोग एक किताब को बार बार पढ़ते हैं और कुछ लोग कई किताबों को एक बार पढ़ते हैं। तो मैं फिर से कहूंगा कि जो किताब आप पिछले साल भर से पढ़ते हुए चले आ रहे हैं, तो आप उसी किताब को फोकस कीजिए, उसी को दोबारा से पढ़िए। जैसे कि भूगोल और इतिहास के लिए आप एनसीईआरटी किताब पढ़ सकते हैं। ऐसे ही आपने जो किताबें चुन रखी हैं, आप उन पर ही एक बार से फिर से फोकस कीजिए। जो आपने शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं उनको आप रिवाइज कीजिए। यदि आप कोई पब्लिकेशन की किताब पढ़ रहे हैं तो उसको पढ़ते रहिए। साथियों, मैं क्वेश्चन सॉल्व करने की सलाह इसलिए दे रहा हूं कि जब हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो एक तो वो आप फिर जिंदगी में कभी दोबारा भूलते नहीं हैं। दूसरी बात, जो क्वेश्चंस होते हैं उसके जो अल्टरनेट्स होते हैं, तो मान के चलो कि जब 4 अल्टरनेट है, इसका मतलब वो 5 क्वेश्चन हो जाते हैं। क्योंकि आप जब नेगेशन करते हैं कि ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि ये है। वहां तक पहुंचने के लिए आपको बहुत सारी मेहनत करना पड़ती है। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप सफल होंगे और हम लोग फिर से एक बार मुख्य परीक्षा के लिए चर्चा करेंगे। साथियों, मैं चाहता था कि मैं आपकी कोचिंग में आकर के आपसे चर्चा करूं और आपसे आपके जो प्रश्न हैं, आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको डिस्कस करूं, लेकिन ये संभव नहीं है कि मैं एक साथ हजारों लोगों के पास पहुंच सकूं। इसलिए मैंने YouTube का रास्ता चुना आपसे बात करने के लिए। यदि आपको किसी चैप्टर में दिक्कत है, यदि आपको कोई पोर्शन समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं अपने व्हाट्सएप का नंबर 9425144544 को डिस्क्रिप्शन में भी लिख रहा हूं। आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, क्योंकि फोन अटेंड करना तो उतना आसान नहीं होता है, लेकिन आप व्हाट्सएप करेंगे तो आपका जो प्रॉब्लम है उसको मैं सॉल्व करने का पूरा प्रयास करूंगा। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। तो मैं इसलिए आपको आश्वस्त कर रहा हूं कि चाहे सफलता का प्रतिशत फाइनली 1% से भी कम हो, लेकिन यदि आप सही ढंग से तैयारी करेंगे तो आप जरूर सफल होंगे। आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। एमपीपीएससी में यदि आपको कोई व्यक्ति गुमराह कर रहा है कि करप्शन होता है, तो ये सर्वथा गलत है। वो अपनी कमियों को और अपनी असफलता को सिस्टम पर डाल रहा है, जबकि सच्चाई ये है कि राज्य लोक सेवा आयोग हो या यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हो, बहुत ही फेयर सिलेक्शन होते हैं और करप्शन जैसी कहीं से कहीं तक कोई बात नहीं होती है। आप पूरे मनोयोग से तैयारी कीजिए और निश्चित रूप से सफलता आपके कदम चूमेगी और आपके परिवार का और आपके समाज का नाम रोशन होगा।